Hello everyone, good morning. Let's do start टुडे टॉपिक। और आज का टॉपिक है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, जो आपकी एनवायरनमेंट का थर्ड यूनिट में से है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता क्या है। जैसे हम देखते हैं कि जो हमारा एनवायरनमेंट है और जो भी एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक जो लेयर है उसका जो कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर है, वो किसके द्वारा हुआ है, कौन कौन सी गैसेज हैं हमारी लेयर में, कौन कौन सी लेयर है, कौन सी जो बहुत सारी गैसेज होती हैं जो हमारी इसका कंबल का काम करती हैं, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट रखती हैं, तो वो इसमें आता है। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है, जैसे ये एनवायरनमेंट को गर्म करने का काम करता है। जो गैसेज होती हैं जो नेचर ने दे रखी होती हैं, जब उनकी मात्रा में इंक्रीज या डिक्रीज या जो भी रीजन्स बनते हैं, तो उनकी वजह से कौन सी प्रॉब्लम्स हमारे एनवायरनमेंट में क्रिएट होती हैं, उनका कहाँ कहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है कि एक नेचुरल प्रोसेस होता है और जो टर्न हो जाता है किसमें, डेंजरस उसमें। तो जो गैसेज होती हैं, हाउ गैसेज इन आवर एनवायरनमेंट आर वार्मिंग द प्लानेट एंड रीसेपिंग लाइफ ऑन अर्थ। तो जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में कौन कौन सी ऐसी गैसेज होती हैं जिसकी वजह से एनवायरनमेंट, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वो ज़्यादा गर्म हो जाता है और हमारी जो अर्थ पे जो लाइफ है, प्लांट्स की, एनिमल्स की, ह्यूमन की, वो किस प्रकार से इम्पैक्ट होती है, हम ये इसमें पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ अ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, कि सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता क्या है। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है, ये क्या है, नेचुरल प्रोसेस है जिसमें जो गैसेज होती हैं अर्थ सरफेस पे, हमारे एटमॉस्फेयर में, वो हीट हो जाती हैं। किसकी वजह से, जो सनलाइट आती है तो वो ज़्यादा हीटअप हो जाती हैं। जब गैसेज गर्म हो जाएंगी तो हमारी जो एनवायरनमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, वो भी गर्म हो जाता है। तो कीपिंग द प्लानट वार्म इनफ टू सपोर्ट लाइफ। तो जितना सर्वाइव करने के लिए हमें सनलाइट चाहिए होती है, जब उससे अधिक मात्रा में, इनफ मतलब ज़्यादा मात्रा में टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बन जाता है। अर्थ का अगर देखते हैं, हमारी अर्थ का एक एवरेज टेम्परेचर कितना है, -18 डिग्री, और हैबिटेबल कितना है, 15 डिग्री। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि द प्रॉब्लम इज़ नॉट द ग्रीन हाउस इफेक्ट इट्सेल्फ। ये खुद से नहीं होता, क्योंकि नेचर ने क्या दिया है, रहने के लिए, खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें दी हैं, लेकिन जब उनमें चेंज होता है, और वो किसकी वजह से होता है, ह्यूमन एक्टिविटी, आदमी, मनुष्य जो भी काम करता है। जैसे अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी वगैरह आई है, तो उसकी वजह से क्या हुआ है, टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से जो नेचुरल एनवायरनमेंट था उसमें जो गैसेज हमारी मात्रा में पाई जाती हैं, जैसे हमारे वायुमंडल की संरचना और संगठन देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, गैसे, डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर, इन तीनों चीज़ों से मिलके बना है। ये तीनों चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में होंगी, एटमॉस्फेयर में होंगी, तभी क्या होता है, लाइफ के लिए सुटेबल होता है और सब सर्वाइव करते हैं। हाउ इट वर्क्स, द बेसिक, अगर इसका देखते हैं तो ये काम कैसे करता है। एक तो सोलर रेडिएशन आती है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, सूर्य से आने वाली एनर्जी क्या होती है, सोलर रेडिएशन होती है। सरफेस हीटिंग हो जाती है, जो हमारा अर्थ सरफेस होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। गैसेज ट्रैप हीट, और जो गैसेज होती हैं वो और भी ज़्यादा गर्म हो जाती हैं। तो इन सब से मिलके क्या हो जाती है, हमारी अर्थ वार्म हो जाती है, वार्मिंग अर्थ बन जाती है, जहाँ पे एक सुटेबल एनवायरनमेंट है कि हाँ हम इतने में सर्वाइव कर पाते हैं। जब उससे ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जैसे अब गर्मी का सीजन आया हुआ है, तो सबके घरों में एसी हैं, रेफ्रिजरेटर हैं, तो उनसे जो गैसें रिलीज होती हैं, तो वो हमारे एनवायरनमेंट को क्या कर रही हैं, हीट ज़्यादा दे रही हैं। तो गैसेज क्या हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होती जा रही हैं। तो सनलाइट क्या होती है, पासिस थ्रू एटमॉस्फेयर एंड वार्म द सरफेस। जैसे ही सनलाइट आती है एटमॉस्फेयर में से, तो उसके कांटेक्ट में जितनी गैसें आती हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल, मैंने अभी बताया था कि एटमॉस्फेयर किससे बना है, डस्ट पार्टिकल, गैसेज और वाटर वेपर से। जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो हमारा अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो अर्थ रेडिएशन हीट बैक टूवर्ड स्पेस। तो ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती हैं, इनसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट
तो एक्टिव हो जाती हैं। और जो हमारा वो होती है थर्मल ब्लैंकेट अराउंड द प्लैनेट, जो भी हमारी गैसेज हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, वो सब क्या होती हैं, जैसे ही सनलाइट आती है वो सब उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व करती हैं। जब उसको एनर्जी को देते हैं तो एक कंबल का काम करती है, सेफ भी रखती हैं गैसेज, ठीक है। व्हाट कॉज द, इसके क्या इफ़ेक्ट आते हैं, फॉसिल फ्यूल किसकी वजह से इफ़ेक्ट्स हैं, बर्निंग कोयल, कोयला जो जलता है, ऑयल वगैरह गैसेज जो रिलीज होती हैं। तो इन सब में क्या होता है कि प्राइमरी ड्राइवर ऑफ वार्मिंग, तो फॉसिल फ्यूल लकड़ी जलाना, ईंधन काटना, तो इनकी वजह से क्या होता है जो भी गैसेज रिलीज होती हैं। सेकंड है इसमें डिफोरेस्ट्रेशन। जब, क्योंकि देखो ट्री क्या करते हैं, CO2 को ऑब्जर्व करते हैं, जब वो अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं तो प्लांट्स क्या करते हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं, CO2 को ऑब्जर्व करते हैं, उस प्रोसेस में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। लेकिन डिफोरेस्ट्रेशन जब हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, स्टोर जो कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी मात्रा बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में जो भी हम जैसे एग्रीकल्चर करते हैं, लाइव स्टॉक प्रोड्यूस करते हैं, इसमें मीथेन है, फर्टिलाइज़र जो लगाते हैं उससे नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होती है, और दोनों ही ग्रीन हाउस गैसेज है। हमें अब ये पता होना चाहिए ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी होती है। सबसे पहले है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर है मीथेन, फिर है नाइट्रोजन। इनकी मात्रा जितनी बढ़ेगी तो ग्रीन हाउस इम्पैक्ट बढ़ेगा। ग्रीन हाउस इम्पैक्ट को आप किस तरीके से समझ सकते हो, जैसे गाड़ी, हमारी शीशे वाली गाड़ी होती है, ठीक है, गाड़ी में उसको बंद करके थोड़ी देर के लिए आप रख दोगे, वो अंदर से बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, उसकी गर्मी अंदर से बहुत बढ़ जाती है। जैसे आप लोग ओपन करते हो, ये नहीं होता कि पहले हवा क्रॉस कर लें ताकि इतनी गर्मी ना लगे, तो वो आप एग्जाम्पल है कि जो गैसेज बढ़ती हैं तो हमारी अर्थ में इतना ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो हमें हीट बहुत ज़्यादा फील होती है। फिर है अर्बनाइजेशन, सिटीज़ एक्सपेंड, लैंड यूज चेंज एंड एनर्जी। अर्बनाइजेशन जैसे हुआ है तो उसमें क्या हुआ है, लैंड यूज का पैटर्न चेंज हुआ है, सिटीज़ एक्सपेंड हो रही हैं, डिफोरेस्ट्रेशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं, तो उनसे जो भी गैसेज रिलीज हो रही हैं, डिफोरेस्ट्रेशन की वजह से CO2 की मात्रा बढ़ रही है, तो इन सब का किस पे इम्पैक्ट आ रहा है, ग्रीन हाउस। द की ग्रीन हाउस गैसेज, अब अगर हम मेन देखते हैं तो ग्रीन हाउस कौन कौन सी गैसेज हैं, तो एक तो है CO2, तो CO2 जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, लकड़ी ईंधन को काटने से, जलाने से, या जब होता है डिफोरेस्ट्रेशन होता है, या इसकी वजह से CO2 ज़्यादा होती है। मीथेन किस वजह से आती है, मीथेन आती है लाइव स्टॉक, जो हमारा लैंड फील्स है, गैस इज लीकेज होती हैं, कूड़ा कचरा है, जो पशु वगैरह पालते हैं उनसे जो खाद वगैरह होती है तो वहाँ से मीथेन रिलीज होती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड फ्रॉम फर्टिलाइजर, जब ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज करते हैं, और इंडस्ट्रीज से भी कौन सी बनती है हमारी, नाइट्रोजन ऑक्साइड आती है। फिर है वाटर वेपर। वाटर वेपर्स क्या होता है बेटा कि वाटर वेपर्स जैसे इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, जितनी भी वाटर बॉडीज़ हमारी लैंड्स पे पाई जाती हैं, चाहे वो उनके जो भी सोर्सेज हैं, वहाँ सबसे क्या होता है, जब गर्मी पड़ेगी तो हीट बढ़ती है तो वाटर वेपर ज़्यादा रिलीज होते हैं और वो हमारे एटमॉस्फेयर में सेफ हो जाते हैं। फिर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसकी वजह से है, इंडस्ट्रीज में जो केमिकल वगैरह होते हैं, एक्सट्रीमली जो प्लैनेट्स होते हैं, उनकी वजह से रिलीज हो रही है। तो नॉट ऑल गैसेज आर इक्वल, अर्थ ग्रीन हाउस गैस डिफर इन हाउ लॉन्ग इट, तो किस प्रकार से एटमॉस्फेयर में ये इम्पैक्ट डालती हैं। जैसे CO2 है द मोस्ट, वो होती है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा गर्म होता है। एक सेकंड बेटा। मीथेन शॉर्ट लाइव्ड बट मोर पोटेंस होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है, तो ये गैसेज हैं जो हमारी मेन गैसेज हैं जिनकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट आता है। फिर है ग्लोबल टेम्परेचर राइज, a warming world, global average temperature have rise by approximately 1.2 degrees Celsius since pre-industrial time। अगर प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स से नोट किया जाए और अब देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये वार्मिंग वर्ल्ड है, जो हमारा जो अर्थ है वो ज़्यादा गर्म हो गई है, 1.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया है।
द लास्ट डिकेड अगर 2011 और 2020 का वार्मेस्ट रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड में देखा गया है ये। द पेरिस एग्रीमेंट एम्स टू लिमिट वार्मिंग 1.5 डिग्री, अ थ्रेशोल्ड बियॉन्ड विच क्लाइमेट इम्पैक्ट बिकम सिग्निफिकेंटली मोर सर्वर्स। तो ये हुआ है कि जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है हमारी अर्थ का। एक होता है एवरेज टेम्परेचर की, इस मैक्सिमम इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं होता। लेकिन जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, डिफोरेस्ट्रेशन हुआ है, जो टेक्नोलॉजी यूज की हुई है, तो इसकी वजह से जो मेन गैसेज हैं जिससे ग्रीन हाउस इम्पैक्ट होता है, तो जो हमारी अर्थ है वो ज़्यादा गर्म हो रही है। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, इसका एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। राइजिंग सी लेवल, अब सुना है हमने कि ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, किसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, हमारी अर्थ का गर्म होना। ग्रीन हाउस इम्पैक्ट क्या है, जो गैसीज हैं उनकी मात्रा जब बढ़ रही है तो वो हमारी अर्थ को ज़्यादा गर्म कर रही हैं। तो राइजिंग सी लेवल क्या हो रहा है कि मेल्टिंग आइस, आइस मेल्ट हो रही है, तो जिससे क्या है ज़्यादा जो पानी फ्लो होके रिवर से हमारे समुंदर में जा रहा है, तो सी लेवल क्या है, राइज हो रहा है। एक्सट्रीम वेदर, इंटेंस स्ट्रॉम, ड्रॉट, अब हमने सुना है कि आंधी, अभी क्या है मौसम चेंज हो रहा है तो आंधी तूफान वगैरह है, फ्लड्स वगैरह है, हीट वेव्स है, न्यू नॉर्मल, ये ज़्यादा इनकी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। बायोडायवर्सिटी का लॉस हो रहा है। शिफ्टिंग क्लाइमेट, जो क्लाइमेट है वो शिफ्ट होएगी तो स्पीसीज टू माइग्रेट, तो जो एक ही जगह पे जो अडप्ट करते थे उनका जो एनवायरनमेंट था वहाँ से वो माइग्रेट हो रहे हैं। फूड एंड वाटर सिक्योरिटी, इसमें क्या है कि चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न एंड हीट स्ट्रेस रिड्यूस, क्रॉप को भी चेंज किया गया है, स्ट्रेन फ्रेश वाटर सप्लाई, तो इस वजह से क्या हुआ, फूड और वाटर सिक्योरिटी में भी बहुत ज़्यादा खतरा आया है, क्योंकि चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न हुआ है। हीट स्ट्रेस, गर्मी आप लोग अगर फील करो या पूछोगे अपने बड़ों से तो पहले इतनी गर्मी नहीं लगती थी, लेकिन आज के टाइम पे सब ने जो हमने टेक्नोलॉजी के जो अडप्ट कर लिया है उसकी वजह से ज़्यादा हीट हो गई है। इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, नेचुरल अंडर प्रेशर, कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ऑलरेडी रीसेपिंग इकोसिस्टम एट एवरी स्केल। एक इकोसिस्टम होता है, जैसे डायग्राम आप देख सकते हो, इसमें क्या है, देखो ये समुंदर है, मछलियाँ हैं, ये कैसे प्लांट्स हैं, क्या खाते हैं, किस तरह से सर्वाइव करते हैं, सनलाइट आती है, इनके बायोटिक और एबायोटिक जैसे ये कंपोनेंट बनते हैं, जैविक और अजैविक तत्व। अजैविक तत्व है सूर्य का आना, पानी है, मिट्टी है, पेड़ पौधे हैं, ये इस प्रकार से। तो जैसे फिश है, क्या खाएगी, कैसे सर्वाइव करेगी, तो यहाँ का एक अलग से इकोसिस्टम बन जाता है। लेकिन जब क्लाइमेट चेंज होती है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी थे इकोसिस्टम वो क्या हो रहे हैं, ऑलरेडी रीसेपिंग, वो अपना सेपिंग उनकी अलग हो रही है। इसमें कोरल रीफ्स का या मैराइन फूड चेन, उन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है। आर्कटिक आइस का जो है लॉस हो रहा है। पोलर बियर और जो सील्स वगैरह थे जो वहाँ पे जो परमानेंट उनके हैबिटाट थे उनमें चेंज आएगा, क्योंकि जो वो उनको हैबिट है बिल्कुल बर्फ़ में ठंडे में रहने की, लेकिन वहाँ भी आइस लॉस हो रहे हैं तो उनकी स्पीसीज क्या है, कम होती जा रही है। फॉरेस्ट फायर्स आर ग्रोइंग, जंगलों में आग का लगना, ये नेचुरल उसकी वजह से है सारा ना। सीजनल शिफ्ट, माइग्रेंट एंड ब्रीडिंग साइकिल, सीजनली में क्या हो रहे हैं कि एक चेंज हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है, कहीं पे वो सरवाइव नहीं कर पा रहे तो उनको जो सुटेबल एनवायरनमेंट था, जो क्लाइमेट थी, वो उसमें जाके रहना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं ह्यूमन का क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है। अगर क्लाइमेट माइग्रेंट देखें तो बहुत ज़्यादा क्लाइमेट की वजह से माइग्रेट हो रहे हैं पीपल, और लिविंग रहने का एरिया, हाई वैल्यू लेबर, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है। वाटर स्ट्रेस, पीने योग्य पानी कम हो गया है। प्रोटेक्टिंग ग्लोबल जीडीपी रेट, अगर वार्निंग तो 3 डिग्री पर मेजर क्लाइमेट मॉडल, अगर देखा जाए तो क्लाइमेट में चेंज है, जो टेम्परेचर है हर साल वो बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो इसमें है व्हाट कैन बी डन, कि हम क्या कर सकते हैं, क्या है। रिड्यूस एमिशंस, स्विच टू रिन्यूएबल एनर्जी, कि अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमने पढ़ ली कि ग्रीन हाउस इम्पैक्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कौन सी गैसेज हैं जिनकी मात्रा, देखो गैसेज तो हैं लेकिन इंक्रीज हो रही हैं।
एक जो आप चार्ट देखोगे आपकी बुक में होगा क्लाइमेट में कि पूरा दे रखा है कि CO2 की मात्रा इतनी है, क्लाइमेट, नाइट्रोजन, वो सारा दे रखा है। जब उनकी मात्रा बढ़ती जा रही है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज की मात्रा जो बढ़ती जा रही है तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आई है। तो हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन बी डन, रिड्यूस एमिशंस, स्विच टू रिन्यूएबल एनर्जी, इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड फेज आउट फॉसिल फ्यूल। हमें क्या करना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करना चाहिए, जैसे पवन चक्कियाँ हैं या सोलर पैनल जो घरों में लगवाते हैं, उनको अगर ज़्यादा मात्रा में यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। प्रोटेक्ट नेचर, रिस्टोर फॉरेस्ट, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। प्रोटेक्ट वेटलैंड को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो जो हमारी नेचुरल, जो नेचर ने हमें जैसा दिया था, अगर उसको ही एक्सेप्ट करते हैं और सेम हम उसको प्रोवाइड करते हैं, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे, ठीक है, पेड़ों को ना काटेंगे, डिफोरेस्टेशन नहीं होगा तो CO2 कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट थोड़ा सा, अभी जैसे साउथ में एक वो किसी ने अपना नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, उसमें क्या किया उन्होंने कि जो घर की छत है उनको वाइट वॉश कर दिया सब ने, क्योंकि वाइट क्या होता है, वाइट कलर क्या होता है, सनलाइट जैसे आएगी वो उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। तो वहाँ के जो उस पूरे एरिया का जो टेम्परेचर था उसमें क्या हुआ है, काफ़ी डिक्रीज हुआ है। वहाँ के लोगों को, शायद कर्नाटका या इस साइड है, एक बार आप सर्च कर लेना। तो जैसे ही उन्होंने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी स्कीम बनाई तो सभी ने अपनी छतों को वाइट वॉश कर दिया। तो जो सनलाइट आती है वो उतनी मात्रा में नहीं आती, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। जब उसको ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो वो जो एनर्जी होती है वो हीट नहीं होती है। तो बहुत सारे हम ऐसे नई नई स्कीम लगा के, पेड़ पौधे लगा के या छतों को वाइट वॉश करके, तो हम इन चीज़ों को क्रिएट करके हम क्या कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। जो गैसेज हैं ग्रीन हाउस को इम्पैक्ट करने वाली, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2, नाइट्रोजन और मीथेन, हम इन सब को भी, इनकी मात्रा को बढ़ाने से बचाना चाहिए। अडेप्ट एंड इनोवेट, बिल्ड नई नई, जैसे क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजी लेके आनी चाहिए। जैसे ये है सोलर पैनल घरों में सबको यूज करना चाहिए, सनलाइट का यूज करें। तो इस वजह से क्या होगा, तो जो ग्रीन हाउस इम्पैक्ट है उसकी जो मात्रा है, क्योंकि अगर ग्रीन हाउस इम्पैक्ट बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग, जो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे कल। ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्या देन अगला रिजल्ट क्या बनेगा, क्लाइमेट चेंज। तो ग्रीन हाउस इम्पैक्ट आया जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हुई। ग्लोबल वार्मिंग है कि हमारी जो अर्थ है, जो उसका एक टेम्परेचर रहता था, वो और ज़्यादा जब गर्म होना स्टार्ट हो जाता तो उसकी वजह से बहुत सारे चेंज आएंगे। बायोडाइवर्सिटी में चेंज होगा, सी लेवल हाई होगा, ग्लेशियर है मेल्ट हो जाएंगे। तो हर जगह का एक अलग एरिया के अकॉर्डिंग इकोसिस्टम होता है, तो उन सब में भी क्या है, चेंजेस आ रहे हैं। तो इसलिए हमें अवेयर होना चाहिए, नई नई पॉलिसीज़ लेके आनी चाहिए कि हम कैसे अपने जो गैसेज रिलीज हैं, उनकी जो मात्रा बढ़ रही है, उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि ये मनुष्य के लिए नहीं, ये सब के लिए हानिकारक है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, जो भी हमारे जितने भी जैविक तत्व हैं जिनमें जीवन पाया जाता है, तो उन सब के लिए हानिकारक है। आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से क्लियर होगा, नो डाउट। एक बार अच्छे से रीडिंग कर लेना, देन अपनी बुक से भी रीड कर लेना, उसके बाद आप अपना एग्ज़ाम पे फोकस करना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल बेटा, नेक्स्ट टॉपिक या तो क्लाइमेट चेंज रहेगा या आपका नेक्स्ट। थैंक यू।